अग्निपथ स्कीम को लेकर देश में विवाद चल रहा है, बवाल मचा हुआ है। देश में कई जगह, देश के कई हिस्सों में आगजनी की घटना, लूटपाट की घटना सामने आई है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक विनय सिंह। आइए उनसे जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय क्या है। विनय जी, सरकार कोई भी स्कीम लेकर आती है, उसके बाद वायलेंस की घटना हमें देखने को मिलती है, आगजनी होती है, कई हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है। इस पर आपकी राय क्या है? कनक, ये बड़ा वाजिब सा सवाल है। आप देखिए कि जैसे इसमें जो इन्वेस्टिगेशंस आई, तो इन्वेस्टिगेशंस में क्या आया कि कोचिंग सेंटर्स का ऐसा एक ग्रुप अलग अलग देश में एक प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म को ऐसा का यूज़ किया कि उनका जो एक प्रभाव क्षेत्र था, और प्रोपेगेंडा के नाते फिर वायलेंस का होना, तो ये ऑर्गेनिक नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि अभी ही नहीं, पिछले 10 सालों में भारत में ऐसी सारी घटनाएं जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लाइमलाइट को छुआ है, उसमें कॉमन थ्रेड है, कॉमन कनेक्ट है। जैसे मैं बताता हूं आपको कि अभी 2 घटना पिछले 10 दिनों में हो गई। एक अग्निवीर को लेकर के बवाल हुआ और इसके जुम्मे की नमाज में बवाल हुआ। तो आप ये समझो कि जुम्मे की नमाज में रांची को एक सेंटर मान लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। रांची में 2 बातें निकल कर गई। एक पीएफआई का रोल था, दूसरा सहारनपुर से ट्रेनर्स गए थे, कहाँ, रांची गए थे। तीसरी एक बात निकल करके आई कि जो वहाँ की मस्जिद है, इकरा मस्जिद, उसमें पीएफआई सफल रहा है एक बहुत रेडिकल इस्लामिक ऐसे व्यक्ति को उस मस्जिद की कमेटी में बिठाने में। तो थोड़ा सा अब इसके प्रिस्क्रिप्शंस पे जाइए। पीएफआई का एक संगठन है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, और इमाम काउंसिल में देश भर के इमामों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास कर रहा है। और अब उसका एक मतलब कि आउटकम है ये रांची में जो दंगे हुए कि सारी मस्जिदों में कि एक बहुत कट्टर मौलाना टाइप कोई आदमी उनकी कमिटीज़ में आए, और फिर उसके आउटपुट्स जो होंगे ऐसे कई दंगे एक साथ होने का पोटेंशियल बनता है। ये ऑर्गेनाइज्ड है और एक प्लानिंग के साथ है। दूसरा आप देखो कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का जो आपस में ऐसे कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, तो इसको जब समझना चाहेंगे आप ना, तो आपको 2007 में जाना पड़ेगा। 2007 में एक डॉक्यूमेंट है सीपीआई माओइस्ट का, 9th कांग्रेस का डॉक्यूमेंट है, उसको यूपी-यूए बोलते हैं, आवर वर्क इन अर्बन एरियाज, अर्बन पर्सपेक्टिव डॉक्यूमेंट जो है। तो आप ताज्जुब मत करना अगर मैं कहूँ कि 10 साल बाद जो नक्सल मूवमेंट हो बिना AK-47 का हो जाएगा, तो इसका मतलब कि नक्सल मूवमेंट खत्म हो जाएगा? नहीं, नक्सल मूवमेंट का फॉर्मेट बदल जाएगा। और केवल नक्सल मूवमेंट का नहीं, देश भर में जितने ऐसे संगठन थे, रेडिकल इस्लामिक संगठन, नक्सल्स, इनका फॉर्मेट बदल रहा है, इनका रिकॉन्सोलिडेशन हो रहा है, रीअलायंस हो रहा है, रीग्रुपिंग हो रहा है, रिफॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको ऐसे समझिए आप कि पहले कोई रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता था, बॉम्ब बांध के उड़ गया, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, फिर उसका ले लिया कि भाई हमने किया है। अभी क्या हो रहा है, पीएफआई जैसा संगठन है, ऊपर का लेयर एकदम मोटे स्टील की तरह है, आप अंदर जा नहीं सकते। बाहर से कैसा दिखता है, लड़कियों के एजुकेशन पे काम कर रहा है, ओल्ड एज होम्स पे काम कर रहा है, ब्लड डोनेशन पे काम कर रहा है, तमाम तरह काम कर रहा है, और काम कर भी रहे हैं। अंदर जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये टेररिस्ट के प्रति सिंपैथाइज करने वाले ग्रुप्स नहीं है, ये बल्कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर एक्सपोर्टिंग टेररिस्ट, दे आर मैन्युफैक्चरिंग टेररिस्ट। उसी तरीके से नक्सल का जो फॉर्मेट बदल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ कि ये बिना AK-47 पे हो जाएंगे, तो इनका अर्बन फोकस बढ़ने वाला, ये शहरों में ज़्यादा आने वाले हैं। तो ये जो छोटे छोटे ऐसे ग्रुपिंग्स हैं, जिसमें कि ये कोचिंग सेंटर्स का जो ग्रुपिंग है, इसका प्रिस्क्रिप्शन आपको 2007 के डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ ग्रुप करना है, तो जितने ऐसे फॉल्ट लाइन्स हैं, फॉल्ट लाइन्स कहने के जहाँ समाज में ऐसे विभेद हो, उन सारे फॉल्ट लाइन्स को लेकर के एक ग्रुपिंग करना है, और उसके कारण जो मोबिलाइजेशन इकट्ठा हो, उसका इस्तेमाल देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा, और प्रोपेगेंडा के बारे में मैं कहता हूँ कि प्रोपेगेंडा को एक हथियार की तरह यूज किया जाता है। तो पहले किसी सत्य को प्रोपेगेंडाइज किया जाता है, तो प्रोपेगेंडाइज द ट्रूथ एंड देन वेपनाइज द प्रोपेगेंडा। ठीक है, ये फॉर्मेट है, ये एमओ है। तो आप देखिए कि अभी अग्निवीर में हिंसा हुई हो, इसके पहले जुम्मे की नमाज में हुई हो, उसके पहले दिल्ली दंगे में हुआ हो, फार्मर प्रोटेस्ट में हुआ हो, प्रयास किया गया था हाथरस गैंगरेप में, भीमा कोरेगांव में हुआ हो। इसमें ये कॉमन थ्रेड है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशंस है, और कॉमन एमओ है, यानी कॉमन मोडस ऑपरेंडाई है। मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसा कि अभी ये भी दावा किया जा रहा है कि इस हिंसा में जो आगजनी की घटना देखी गई है, या विरोध के नाम पे जिस तरह से हिंसा सामने आई है, उसमें राजनीतिक दल भी शामिल हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
आप एक बात समझो कि राजनीतिक दल तो ये सेकंड पार्टी हो गई। अगर सरकार को फर्स्ट पार्टी मानते हैं तो राजनीतिक दल सेकंड पार्टी है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, मैं तो इसमें सेकंड पार्टी का प्लॉट या सेकंड पार्टी की कॉन्स्पिरेसी बोलता ही नहीं। मैं कहता हूँ इसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है। थर्ड पार्टी यानी थर्ड फोर्सेस। विच फोर्सेस? द फोर्सेस दोज हु वांट टू ब्लीड इंडिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के ऐसे तीन उनके पॉलिसीज रही हैं, तीन ऐसे स्ट्रैटेजीज रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरीज रही हैं जिसमें भारत को ब्लीड करने की बात रही है। ऑपरेशन जिब्राल्टार था, फिर बाद में ऑपरेशन टोपाक आया, फिर ऑपरेशन पिन कोड आया। उसमें यह है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ठीक है। तो इसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है। और जो युवा हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी अग्निवीर जैसी स्कीम के नाम पे, तो उनकी जो पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो आप देखो कि हथियार किसको मानते हैं? हथियार उसको मानते हैं जो एक्सप्लोड होता है। बॉम्ब है, एटॉम बॉम्ब है, या कोई बॉम्ब है, बंदूक है, तो जो एक्सप्लोड हो बाहर से उसको हथियार मानते हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा वेपन है जो इम्प्लोड होता है, मतलब जो अंदर से फटता है। समाज अंदर से फटेगा और इसका नुकसान प्रोपेगेंडा का इतना बड़ा है कि एक व्यक्ति के दिमाग के सोचने के तौर तरीके को आप बदल सकती हैं, एक ग्रुप को बदल सकती हैं, एक देश के सोचने के तौर तरीके को बदल सकती हैं, एक देश को खत्म किया जा सकता है। प्रोपेगेंडा में ये पावर है। तो इट इज मोर लिथल देन एटम बॉम्ब, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस एस्पेक्ट को हम लोग छोड़ रहे हैं। और ये जो विपक्ष की बात है ना, विपक्ष क्या है कि हतोत्साहित है, डिमोरलाइज है, तो उनको लगता है कि इसी एजेंडा के बहाने चलो उनको एक प्लेटफॉर्म, उनको एक वॉइस मिल जाता है। लेकिन ये थर्ड पार्टी कॉन्स्पिरेसी है। विपक्ष तो सेकेंड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी के टूल के रूप में, या थर्ड पार्टी के लिए विपक्ष हो, या जो ये दंगा करते हुए लड़के दिख रहे हों, या जुमे की नमाज के बहाने के बाद जो पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं, इनका यूज रॉ मटेरियल के नाते ये थर्ड फोर्सेस करती हैं जो भारत को ब्लीड होते हुए, भारत को टुकड़े टुकड़े देखना चाहती है। ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है जी। इस वक्त देश के युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा नाराज़गी और गुस्सा देखा जा रहा है, तो उनसे आप क्या अपील करेंगे या फिर उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखो, आप एक बात समझो कि देश में कितने मुसलमान हैं? 30 करोड़। कितने लोग आगजनी में थे? 30,000। देश में कितने युवा हैं? 80 करोड़। कितने आगजनी में? 80,000 भी नहीं। देश में कितने फार्मर्स हैं? 70 करोड़। कितने फार्मर प्रोटेस्ट में थे? 70,000 भी नहीं। तो इसको जनरलाइज हम नहीं करेंगे। हम जनरलाइज करेंगे तो हम उस प्रोपेगेंडा में जाने कंट्रीब्यूट कर जाएंगे। सारे मुसलमान सड़क पर नहीं हैं। ये 30,000 जो हैं, इनकी पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी को मिसयूज किया गया, इनका माइंड हैक किया गया है। इस 30,000 के अलावा जो बाकी 30 करोड़ मुसलमान हैं वो भारत के साथ हैं, भारत का अच्छा चाहते हैं। ये जो 10,000 सड़क पर हैं, इसके अलावा जो 70 करोड़ युवा हैं वो सड़क पर नहीं है, एजिटेटेड नहीं है, वो देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देश के पीस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसी तरीके से फार्मर्स का है। तो किसी एक घटना को लेकर के उसको जनरलाइज करना, ये भी उस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म को कंट्रीब्यूट करता है, उसका हिस्सा है। जी, धन्यवाद। थैंक यू।